हेलो, जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। आज के इस कार्यक्रम चौपाल चर्चा, जिसमें हम हर बार एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज पापा की परी इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी एफओई की चेयरपर्सन श्रीमती जयश्री जी बाहेती को। प्लीज ओवर टू यू जयश्री जी। धन्यवाद रमा जी। सभी बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की चौपाल चर्चा में पधारे सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे महीने में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं ऑनलाइन। एक चौपाल चर्चा जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दूसरा है सफर जिंदगी का। इसमें हम प्रेरणादायी व्यक्ति से साक्षात्कार करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इन कार्यक्रमों के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और आप आज का विषय हर महीने जो विषय लेके आते हैं, आज का विषय है पापा की परी। वैसे मैं आज अपने यहाँ पधारे हुए भाभियों से, बहनों से पूछना चाहूंगी कि आप क्या थी अपने पापा की? आप क्या थी? बिटिया, लाडो वगैरह वगैरह। क्या आप अपने पापा की चहेती नहीं थी? सभी अपने पापा के चहेते होते हैं, मगर आज हर पिता अपने बेटियों को एक परी जैसे उड़ान देना चाहता है, आसमानों को छूना पसंद करता है, बेटियों को उतना उड़ान देना चाहता है। लेकिन आप भले ही बेशक अपनी बेटियों को उड़ान दे, मगर अपने दायरे में। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। मैं हमारी संयोजिका डॉक्टर अनुराधा जी जाजू एवं रमा जी बुत्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वे आगे का कार्यक्रम संभाले। धन्यवाद। ओवर टू यू। धन्यवाद जयश्री जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए और थोड़ा बहुत टॉपिक को टच करने के लिए। जैसे ही हम पापा की परी कहते हैं, सभी के मन में एक बहुत प्यार भरा रिश्ता आंखों के सामने आता है, जिसमें बहुत सारा प्यार दुलार है। बेटियां तो बाबुल की रानियां होती हैं और उन्हें हर तरफ से बेस्ट देने की बाबुल कोशिश भी करते हैं। पर क्या यह सफर इतना आसान होता है? कहीं कुछ मान्यताएं बाबुल की होती हैं और कुछ अपेक्षाएं परियों की होती हैं। और इस सफर का दोनों के जीवन पर क्या परिणाम होता है, उनके घर में, ससुराल में, परिवार में, समाज में इसका क्या असर होता है? तो आइए आज इसी विषय पर हम कुछ चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। मौसम भीगा भीगा है पर चर्चा कुछ गर्म विषय लेकर आए हैं, तो सभी इस चर्चा में भाग लें। अनुराधा जी, आप, ओवर टू यू। आगे आपको मीडिएटर के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू रमा जी। जय श्री कृष्णा, जय महेश। जय महेश। आज एक बार फिर हम आप सबके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्वलंत और आज का सामाजिक विषय। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनको मैं बता दूं कि जैसा कि जयश्री जी ने बताया कि हमारे जो एफओई है, फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली, जो संगठन अभी काम करना जिसने शुरू किया है समाज के लिए, समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए। और इस श्रृंखला में हमने महीने में 2 बार, 2 संडे
हम 2 अलग-अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें ये कार्यक्रम, ये जो परिचर्चा है, चौपाल चर्चा, इसका मुख्य उद्देश्य है आप सबके बीच में एक सामाजिक चिंतन मनन लेकर आना, या आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न हम खड़े करें जिसका उत्तर शायद पूरा-पूरा सही आपके पास भी नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन शायद पूरा-पूरा सही हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक किसी भी विषय की गूढ़ता उसके अंदर तक नहीं जाएँगे, तब तक किसी भी विषय के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना शायद संभव नहीं है। तो आज जो विषय हम आपके लिए लेके आए हैं, पापा की परी। जो शब्द है पापा की परी, जो ये एक नोशन आजकल यूज किया जाता है कि पापा की परी, ये एक अपने आप में बेटी के प्रति जो पिता का प्रेम होता है या माँ बाप का जो प्रेम होता है उसको दर्शाता है। और ये हम सब जानते हैं कि बेटियां पापा की ज्यादा दुलारी होती हैं, बेटे माँ के ज्यादा दुलारे होते हैं। लेकिन आज जिस विषय पे हम यहाँ अपनी थोड़ी सी आपके साथ परिचर्चा करने आए हैं, वो विषय के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि समाज में कुछ इस तरह की हलचल एक बार फिर देखने को मिल रही है, जहां पर स्त्री की शिक्षा पर काफी प्रश्न उठ रहे हैं। समाज में काफी जगहों पे काफी असंतोष है, कई परिवारों में ये असंतोष देखने को मिलता है कि लड़कियां पढ़ जाती हैं तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगती हैं, घर के काम नहीं करना चाहती, घर के काम में भागीदारिता नहीं निभाना चाहती, और एक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का जो एक बहुत बहुत ही नाजुक सा फर्क है, उस फर्क को वो भूल जाती। तो इस सारे प्रश्नों के साथ हम आज आपके सामने जुड़े हैं। जैसा कि परंपरा है चौपाल चर्चा की, और स्वाभाविक भी है कि जब ये चर्चा होगी तो कई जगहों पर आपके और हमारे मत आपस में टकराएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जो आप कहें और या जो हम कहें वो बाकी सभी यहाँ जो विद्यमान 73 लोग हैं उन सब के मन की वही बात हो। तो हो सकता है आपके मनोभाव कहीं आहत हो, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कभी भी जब ज्वलंत विषय पे बात होती है तो जैसा कि रमा जी ने बताया कि भले ही मौसम भीगा भीगा है लेकिन वहां एक ज्वाला तो भड़केगी। तो और मैं आशा करती हूँ कि जैसे हर चिंगारी और हर आग भस्म करने के लिए नहीं होती, कहीं कहीं यज्ञ की एक आहुति भी होती है जिसमें हम अपने विचारों को आज यहाँ डालेंगे। तो इस अग्नि को, इस चिंगारी को केवल उसी तरह लीजिएगा। अगर मेरे किसी मत से, मेरी किसी बात से या इस प्रांगण में किसी के भी किसी बात से आपका मन आहत हो तो मैं पहले से ही एफओई की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न इस सभा से ये है कि भारत में, भारत के परिवेश में हम देखते हैं कि यहाँ पे पितृ सत्ता काम करती है, पेट्रियार्की काम करती है। जो पिता का जो नाम है या पिता का जो परिवार है वही आगे, वंश जिसे हम कहते हैं, पितृ सत्ता काम करती है। आप सभी इस बात से सहमत हैं। प्रश्न ये नहीं है कि आपको लगता है क्या कि ये पितृ सत्ता काम करती है, प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि पितृ सत्ता का मतलब होता क्या है? क्या केवल नाम के आगे टाइटल पिता का रहना? नहीं तो ये पितृ सत्ता जो शब्द है इसका मतलब क्या है? मेरा जो आपने जो प्रश्न किया है उसके हिसाब से, जैसे घर में मतलब पति है, अपना पिता है, वही मतलब अपना वर्चस्व रखते हैं कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं सही हूँ बोल के, वो अपनी इस उसमें वो क्या करते हैं, जैसे उनकी पत्नी भी कुछ बोलना चाहे तो भी वो उसको भी मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ओके, विचार उनके रहते हैं। तो आपके हाँ, हिसाब कहीं से कहीं पितृ सत्ता वैचारिक है? हाँ वैचारिक है, कहीं अच्छा। कहीं वो अपने अनुभव से वो बाहर जाते, शायद ये मेरे हिसाब का मैं बोल रही हूँ। जी जी जी, जैसे बिल्कुल। आज की फील्ड में जैसे लेडीज भी जैसे बाहर जारी कर रही है, तो वहां पे दोनों का चलता है। जैसे मेरे घर में बेटे बहू भी है, उसी हिसाब से मैं अब उनका जनरेशन देख रही हूँ। जो हमारा जनरेशन मैंने देखा है उस टाइम का मतलब पति ससुर उनका ही वर्चस्व था। लेकिन आज की जमाने में मतलब माता को भी उतनी प्रायोरिटी मतलब दे रहे हैं, पिता वर्चस्व नहीं तो है। सुनीता जी कहना चाहती हैं कि हमारे पहले समय में घर में पिता और पति का वर्चस्व था तो पितृ सत्ता काम करती थी, और अब धीरे धीरे मातृ सत्ता भी काम करने लगी है, वैचारिक, जहां पर दोनों के अधिकारों की बात होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। कोई और? इसमें मैं थोड़ा सा बेसिकली बात तो वही है कि जो
शुरू से हम लोग जो अपना पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम था, इवन अपना नहीं, पूरे इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का डिवीजन ऑफ लेबर बहुत क्लियर था कि पुरुष कमाएगा, वो बाहर का काम देखेगा, महिलाएं घर का काम देखेगी, वो यहाँ तक था। तो इसीलिए महिलाओं को इवन हम लोग जैसे डेवलप कंट्रीज की आज जो बात करते हैं, उनको भी लेट मतलब 90s में उनको वोटिंग राइट्स वगैरह मिले हैं। यूएसए जैसे कंट्रीज की बात करते हैं हम तो वहां पे भी इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये क्लियर था कि हाँ भाई कौन क्या काम करेगा, पुरुष अपना ये काम करेंगे, इवन फिर उसके बाद में भी उनमें भाई क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये काम करेगा, ब्राह्मण ये काम करेगा, शूद्र ये काम करेगा, ये सब था। अब क्या हो गया है, वो पूरी लाइंस ब्लर हो गई है, तो ठीक है, बात ये आगे की आती है। लेकिन पितृसत्ता का मतलब यही है कि जो कमाएगा घर में, जो आदमी है पुरुष प्रधान है, उसी की चलेगी, वही सब डिसीजन लेगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो बोला जाता है, जैसे सीधा हिस्सा ले लो आप, जायदाद से लेके ये लड़कों के हद तक ही होता है हर चीज लड़कों की ही मानी जाती है। आज हिस्सा अगर करेंगे तो उसमें बेटियों का इतना मिस जो हिस्सा बांटते हैं वो नहीं रहता है, और ये पितृसत्ता चलती है, और जो डिसीजन पावर है वो भी जेंट्स का ही चलता है, वही बोलेंगे अगर। और हम लोग भी जो शायद रूढ़ी में पड़े, जो पहले से है, जो रिस्पेक्ट के तौर पे लेते लेते ये अज्यूम कर लेते कि जो वो बोलेंगे वो ही बात ठीक होगी, इसलिए ये पितृसत्ता ही चलती है, ये मत है। ओके तो जैसा नवल जी ने बताया, कल्पना जी ने बताया कि वही बात है कि जो केंद्रीय भाव है परिवार में, जो केंद्रीय निर्णायक की भूमिका जो रखते हैं वो पुरुष रखते हैं, और इस सत्ता को, इस जो हमारी विचारधारा है, जो कार्य करने की शैली है, जीवन की शैली, उसको पितृसत्ता कहा जाता है। या केवल पितृसत्ता आपके हिसाब से भी वही है कि जो केंद्रीय भाव पुरुष का होता है घर में, निर्णय लेने से लेकर के अधिकारों से लेकर कर्तव्यों तक सभी में पुरुष प्रधानता हमारे यहाँ रहती है, हमारी संस्कृति में, यही पितृसत्ता है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अब थोड़े चेंज हो रहे हैं, वो बात नहीं है कि पितृसत्ता ही चल रही है जी। हाँ, अब तो दोनों तरफ झुकाव बराबर का हो गया है। वो पहले था कि पितृसत्ता चल रही है, पहले था। हाँ, तो वही, तो अगर मैं इस बात को इस तरह से लूं कि पितृसत्ता काफी हद तक केवल नाम के साथ रह गई है, क्योंकि बहुत सारे घरों में हम सुनते हैं कि जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं, जो मतलब आदतें हैं बच्चों में, वो मातृसत्ता की तरफ से आती हैं। माँ जैसा जिस स्वरूप से खुद को अपने लेकर आई हुई है, वही चीज घर में आगे पनपती है, बहुत सारे घरों में देखा गया। तो एक तरह से कहा जाए कि तो हम ये कह सकते हैं, शायद आप सभी लोग इस बात से सहमत हो कि जो घर में जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जहाँ पे पति पिता वगैरह जो है, इनका ही सबसे ज्यादा वर्चस्व था, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा बट रहा है। मातृसत्ता भी अब वैचारिक रूप से जो है वो प्रचलन में आ रही है। अब मैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आती हूँ, जिसमें आंटी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। आपका सबका अपना निजी, मैं यहाँ पे जो हमारे बीच में जो भाई हमारे हैं, जो पुरुष समाज है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि प्लीज आप मुखर हो, क्योंकि अगर वाकई में पैतृक पितृसत्ता है तो आपका बोलना तो बनता है, तो इसलिए प्लीज अपने आप को मुखर करें, बोले। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक बार थोड़ा सा अतीत में जाइए और जाके देखिए कि आपका बचपन कैसा रहा। आपके माता पिता ने आपका जब लालन पालन करा तो वो किस तरीके से करा? क्या आपने उस मतलब जो आपका जो अपब्रिंगिंग हुई, जिस तरीके से आपका बचपन हुआ, क्या उसमें आपको कहीं से ऐसा लगा कि आप में और आपके दूसरे भाई बहनों में कोई अंतर कहीं है? खुल के बोलिए, लेकिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत विचार बोलिए। समाज में क्या चल रहा है वो हम यहाँ नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपके अपने निजी विचार, वही आप यहाँ पे कृपया बताइए। प्रश्न फिर से बोलती हूँ, आपका अपना बचपन कैसा रहा? हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा बचपन जहाँ पर हम भाई बहनों में कोई भी फर्क नहीं किया गया था, किंतु जो मैंने देखा है अपने घर का वातावरण, वो प्रमुखतः पुरुष प्रधान ही रहा है, किंतु हम लोगों की भाई बहनों की अपब्रिंगिंग में कोई भी फर्क मैंने महसूस नहीं किया। हाँ, मैं अपना अनुभव ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं तो अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली थी, क्योंकि मैं पहली संतान भी थी, और शायद एक रीजन ये भी था कि शादी के उस समय में 5-6 साल बाद पैदा हुई थी,
दूसरी बात ये थी कि उस जमाने में यानी हमारे मतलब जब दादाजी दादी जी के सामने जब बच्चे मतलब पापा लोग कभी भी अपने बच्चों को गोद में नहीं लेते थे जी और मतलब वो लोग के सामने लेना एक बहुत बड़ी बात थी। तब उस समय भी मेरे पिताजी मुझे गोद में लेते थे तो मतलब हमारे पिताजी को हमारे दादाजी खुद यही कहते थे कि तेरे लिए अनोखी क्या ऐसी मतलब बेटी हुई है जिसको तू मतलब गोद में लेके घूमता है। परंतु मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ में रही हूँ मैं और थोड़े से बड़े होने के बाद भी जब हमारे परिवार में कोई भी ऐसी बात मनवाना होती थी कि भाई घर में ये काम करना है, ये नई चीज़ लाना है, कुछ करना है, तो सब मुझे ही आगे करते थे कि तुम जाके पापा को बोलोगी, तो ये काम निश्चित हो जाएगा। तो और एक और जो बहुत बड़ी बात जो मुझे आज भी याद आती है कि जब भी हमारे पापा घर पे आते थे, तो घर पे आने के बाद जब वो खाना खाने के पहले सबसे पहले यही पूछते थे कि सुशीला ने खाना खाया कि नहीं खाया? तुमने नहीं खाया तो तुम मेरे साथ बैठ के खाओगी और किसी बच्चे का नहीं पूछते थे वो बाद में मतलब मेरे 5 भाई-बहन हैं, पर उन्होंने उसके बाद आज तक किसी के लिए कभी नहीं पूछा और ये बात मुझे मतलब आज भी याद आती है कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा थी उनके लिए और ये चीज़ मतलब कहते-कहते मैं खुद भी भावुक भी हो जाती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी और आज के समय में भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई कि मेरे से 2 बड़े भाई और मैं 3 ही अभी जीवित है एक ही। और हमारा बचपन जो है अति उच्च परिवार में नहीं लेकिन उच्च मध्यम परिवार में पूरा लालन पोषण हुआ। सभी भाई बहन हम ज्यादा उच्च शिक्षित नहीं होते भी संस्कारित यानी अपने धर्म के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से और अपने समाज के हिसाब से अच्छे संस्कार में हम सभी बड़े बड़े हुए हैं और सब भाइयों के विवाह हो चुके हैं, सबके बेटे बेटियां सभी के शादियां हो चुकी है। मेरे खुद के भी 3 बेटों में से एक तो भगवान को प्यारा होगा लेकिन दोनों बेटों के बेटे बेटियां हैं, मेरा पड़पोता भी है। तो इस बाबत में एक ध्यान में आया है कि पितृ सत्तात्मक जो सत्ता के बाबत में कुछ मेरे अपने विचार है कि पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है वो कम से कम 80 से 85% तक बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि किसी पिता ने बहुत बड़ी संपत्ति जमा की है और उसके 3 या 4 लड़के लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो वो अपने जीवन काल में चाहे तो जिस तरह से चाहे बांट सकता है क्योंकि उसकी खुद की कमाई हुई है। लेकिन कभी किसी ऐसा हो जाता है कि किसी पिता ने संपत्ति जो जमा की है लेकिन बेटा एक ही है, 4 बेटियां हैं, अगर 4 बेटियों में ज्यादा बांट देगा तो एक बेटे के लिए क्या रहेगा पीछे, उसमें क्या होगा कि बेटे के मन में अपने बहनों के प्रति उतना प्रेम या उतना स्नेह शायद ही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था। मैं सिर्फ सभा से ये जानना चाह रही थी कि आपका बचपन कैसा बीता? जैसा इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं बचपन में मैं भी 70 इयर्स की होने वाली हूँ जी। और उस समय मैंने 74 में मैंने बीकॉम ये बीए मैंने डिग्री कोर्स लिया था। तो हमारे घर में मैंने बचपन से वही देखा कि भाई बहनों को हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं जी। तो हम लोग एक साथ मतलब तीनों को बराबर का शिक्षा के लिए हमारे घर में फ्री था कि जिसको जो पढ़ना है बिल्कुल पढ़ो। और जहाँ तक देखने का सवाल है कि खाने का पीने का किसी भी मामले में कहीं घूमने जाना है तो भाई बहनों में सब बराबर रहते थे। इवन मैंने एंगेजमेंट के बाद मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो मैंने इंटर कॉलेज ज्वाइन किया था, मुझे मौका मिला तो, और वो भी मेरे फादर की वजह से। तो मतलब संतोष जी, अगर मैं कहूँ कि आप भी पापा की परी हैं, रही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, हम लोग बहुत कड़ाई में भी रहे थे, दोनों तरफ से रहे थे। मतलब जहाँ कड़ाई रहनी पड़ती थी वहाँ बहुत कड़ाई थी कि हम लोग फादर से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पापा अकेले भाई थे और उनकी 6 बहनें थी, तो उन लोगों ने सबको मैनेज कर रखा था। सबसे छोटे भाई थे, 6 बहनें पड़ी थी उनकी और हम लोग 3 भाई बहन थे, तो स्ट्रिक्ट थे वो अपनी जगह पर कि कहीं भी कुछ जरूरी हो तो वो लोग बराबर शासन रखते थे। बहुत धन्यवाद। लोग डरते बहुत थे, लेकिन वो प्यार वाला डर था कि उनसे हर चीज बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि पापा की परी
ठीक है, थोड़ा बहुत अनुशासन उसके साथ साथ वो ब्रॉटअप हुआ। जो यहाँ पे हमारी माँ के जितने हैं परे, या जो भी हम उनसे कहेंगे, वो भी थोड़ा सा बताएं कि उनका बचपन कैसा रहा। क्या घर में जो दूसरी बहनें थी या दूसरे भाई थे, उनके साथ परिवार में कहीं कुछ किस तरह का आपका माहौल रहा जब आप बड़े हो रहे थे? हमारे यहाँ तो लड़कों को ही ज्यादा प्रोत्साहन मिला। लड़कियों को, बड़ी बहन थी, उनकी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन हुई नहीं, और सब में छोटी बहन थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ने जाती थी। वैसे हमारी ट्रेनिंग यही थी कि भाई अपने पैर पे खड़े हो जाओ, पढ़ाई करो या बिजनेस करो, इस तरह का ही माहौल रहा हमारे पास। तो बहुत 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 धन्यवाद। सभा को बोलना चाहूंगी, पापा की परी है तो मैं आज मेरे पापा के साथ एंजॉय कर रही हूं। चलिए अब सभा को एक दूसरे प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। आप सभी ने अपना अपना बचपन जिस तरीके से जिया, किसी ने कोई भी अंतर अगर देखा, किसी ने नहीं भी देखा, किसी ने अपने घर में कोई वर्चस्व, सब बराबर का देखा। आज जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो बच्चों को बड़ा करते समय, चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे एक बेटा एक बेटी हो, चाहे दोनों बेटे हो दोनों बेटी हो, जो भी अनुपात हो, लेकिन जब हम और आप आज अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में किन बातों को लेकर के हम अपनी पेरेंटिंग करते हैं? कई बार इस प्रश्न को और थोड़ा क्लियर करूंगी। कई बार जैसा ऐसा होता है कि आप में से जिसने बोला कि मेरे घर में मुझे हमेशा बिल्कुल वैसा ही मान मिला या वैसी ही अवसर मिले जैसे घर में दूसरे बच्चों को मिले, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरीके से बड़ा किया, कोई अंतर नहीं रखा। या किस तरीके से आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं? सिर्फ 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 लोगों की हम राय यहाँ पे ले करते हैं। आज जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो हमारा बचपन बीता, क्या वो बचपन आपकी पेरेंटिंग के सामने वैसा ही खड़ा है जैसे आपने अपना बचपन बिताया? क्या आप भी अपने बच्चों को वैसा ही बचपन दे रहे हैं, या आप अपने बच्चों को बड़ा करते समय और भी बातों का ध्यान रख रहे हैं? तो किस तरह आप अपने बच्चों को आज के समय में बड़ा करते हैं? देखिए, हम हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने, हमारे दादी जी ने सबके साथ समान व्यवहार रखा। पढ़ाई लिखाई के हम बहुत अधिक नहीं पढ़े, लेकिन संस्कार हम सबको एक ही समझ से मिले। उसी प्रकार से मैंने अपने बच्चों के, लड़के लड़की, मेरे 3 लड़के 1 लड़की है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं देखा। उनको जितनी पढ़ाई करा सकता था उतनी कराई, पर वो आज सभी अपने अपनी जगह मजे में हैं। आज मैं अपने एक बेटे के साथ रहता हूँ, पोते पोतियों के साथ रहता हूँ, लेकिन परिवार में उन बच्चों के अंदर हम किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं रख रहे हैं। जिसको जो पढ़ाई करनी चाहिए, मेरी 3 पोतियों में से एक सीए हो रही है, एक बीबीए हो गई है, एक इंजीनियरिंग में है, और पोता जो है 9th क्लास में। सभी अच्छे स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। आज वैसे हैरान होने से खुशहाल हूँ। हालांकि पितृसत्तात्मक घर में जो, जैसे जिसको कहते हैं पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उसी का मैं कायल हूँ। इससे अधिक और क्या हो सकता है? देखिए, हम 88 हैं, 88 इस सभा में हैं, और अगर हम वाकई में ये समझते हैं कि समाज में किसी तरीके का परिवर्तन चाहिए, तो वो परिवर्तन की एक मशाल तो हमें भी अपने हाथ में पकड़नी पड़ेगी। केवल मूक दर्शक होकर हम समाज में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे समय में पापा की परी यानी माँ बाप दोनों का भी वही कहना था कि हम जो काम कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो। उसको बैठ के करना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान दो उसके ऊपर कि हम कैसे कर रहे हैं। सिलाई के लिए मैं बताती थी कि कैसे कटिंग करना, तो मैं करती हूँ, माँ बोलती थी मैं कर रही हूँ, जब देखो ध्यान से। आज के टाइम में बच्चों को बोलते हैं रहने दो, तू पढ़ ले, हम कर लेंगे यह काम। तो पहले में और अब में ये फर्क हो गया। आजकल माँ बाप खुद बोलते हैं बेटी जा पढ़ ले तू, अब वो पढ़ो या जो भी करो। लेकिन पहले बोलते थे कि हम कर रहे हैं तो हमारे साथ दो, आप देखो। करना बैठ के जरूरी नहीं है, लेकिन देखो कैसे कर रहे हैं। आप देखोगे तो अपने आप आ जाएगा कि भाई ये काम ऐसे करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। दोनों जीजियां हैं मेरी, तो ठीक है, थोड़ी बचपन की पोल खोलता हूँ। स्कूल में मैं क्लास में बैक बेंचर था। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। स्कूल में सिर्फ एक ही आंसर देना पड़ता था घर में आने के बाद में, पास हुए या फेल। उसके अलावा क्या रैंक्स है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन कर रहा है, मार खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है,
nobody used to bother. खाली साल में एक बार रिजल्ट आता था, जब जो से मंथली, वीकली, मंथली ये सब कुछ नहीं था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल, वो भी फाइनल के रिजल्ट पूछते थे कि भैया पास हुआ या फेल हुआ। तो पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था, घर में आओ, बस्ता फेंको, गली में जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, पढ़ाई कब कैसे क्या हो गई पता नहीं, वो थोड़ा थोड़ा होश स्कूल के बाद में आया। लेकिन विस आज क्या हो गया, आज हम बचपन से, मतलब बच्चा पैदा होने के पहले से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि बच्चे को कौन सी स्कूल में डालना है, वो कौन कौन से कोर्सेज करेगा, वो पैरेलल उसके एकेडमिक क्लासेस के अलावा उसके और कौन कौन से क्लासेस हो गए। तो इस टाइप का माहौल अब ये जो डेवलप हुआ है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, दोनों के लिए डेवलप हुआ है। और उसके पीछे मुझे जो लगता है, मेरे एक ही रीजन समझ में आती है कि पहले क्या था कि प्रेशर इसलिए नहीं था पढ़ाई का कि हाँ भाई ये पढ़ाई करके कुछ कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी दुकान तो है ना, संभाल लेगा। तो आज वो दुकान से तो कोई मतलब है नहीं, सबको चाहिए कि भाई अच्छे से अच्छा पढ़े और अपना अपना लाइफ जो है सो आप खुद सेट करें। लड़कों के लिए भी वही हो रहा है, लड़कियों के लिए भी वही हो रहा है। कि पहले ऐसा नहीं था कि भाई क्लासेस जाए करे, मम्मी बोलते थे, पापा बोलते थे, कि पेरेंट्स बोलते थे नहीं, जो सीखना है सीखो, अपनी पढ़ाई करो, ऐसे कोई बंदिश नहीं थी, हम फ्री थे। हम स्कूल से आते थे, बैग फेंकते थे, मैं गोलियां जो बोलते हैं ना, वो तक खेली हुई, हर चीज खेली हुई हूँ, वो मतलब हर चीज एंजॉय करे हम लोग, और उसके अलावा पढ़ाई भी करे। तो ऐसे नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि तू ये कर रही है तो वो नहीं, हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां भी थी कि ये काम खत्म करो, आपको जो करना है करो, पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई तो हमें करनी ही है, वो हम लेट नाइट भी कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जैसे हम खेलते हैं करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती है, लोगों से हम जो बात करते हैं काफी कुछ हम सीखते हैं। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है, हर क्लासेस, जैसे कुछ भी चीज करना है, कोई भी कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, ये क्लास वो क्लास, मतलब बच्चा क्या है एकदम से बंद गया है, वो ऐसे देख ही नहीं पा रहा, कहाँ उसका दिमाग चलने नहीं दे रहे। तो हमें मतलब यहाँ पर सावित्री आंटी ने और सबने जो बताया उससे मैं एक कंक्लूजन निकालती हूँ कि हम दो तरह से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में होता था कि माँ बाप कहते थे कि ये काम कर रहे हैं, हमारे साथ आओ, और आप अपने ऑब्जर्वेशन से ही वो काम सीख लेते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कों के केस में हो सकता है कि दुकान पे बिठाने का काम हो या कुछ बाजार से लाने का काम हो, तो वहीं पे बेटा जो है वो भाव तौल सीख लेता होगा, नेगोशिएशन स्किल्स आ जाती होंगी, जिम्मेदारियां आ जाती होंगी। और बेटियों के लिए कि भाई माँ जब काम कर रही है तो आप साथ में बैठो, तो बेटियां अपने आप वो काम सीख लेती थी। और आज के समय में ये हो गया है कि आउटर ग्रूमिंग ज्यादा हो रही है कि हर चीज के लिए क्लास में जाओ, ये करो वो करो, तो शायद बेटी हो चाहे बेटा हो, जैसा कि बताया आप लोगों ने बोला कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड इतना नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सुना सबका, और जो मैं मेरे बचपन में मिस कर रही थी और अभी भी करती हूँ, वो ये था कि जो घर के बॉयज थे ना, उनको दुकान पे बैठना जरूरी होता था, जो घर का बिजनेस था वो संभालते थे, लेकिन बेटियों को वो जरूरी नहीं होता था, और बल्कि बेटियों को वहां से हटाया जाता था, बोले नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, जैसे बाबूजी खाना खाने ही आ रहे हैं तो शॉप पे बैठना है, तो और कोई बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगी, और अगर घर के कामों में करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। तो ये भावना उस समय थी, जिसके कारण कि हमारी जो जनरेशन है, जो 50-60s बॉर्न है, वो बिजनेस स्किल उनमें उन्होंने खुद अपने आप को पनपने दिया, तभी डेवलप किया, तभी वो डेवलप हुआ। अदरवाइज जैसे हमारे साथ के जो बॉयज हैं, हमारे साथ के जो आदमी हैं, उनमें वो अपने आप ही हो गया। वो एक कमी थी, पढ़ाई का माहौल था नहीं तब, इतनी ज्यादा हायर स्टडीज थी नहीं जैसी अब है। तो अभी हम पढ़ाते हैं अपनी लड़कियों को, लड़कों को बराबर ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस मैंने किया कि जो 40 साल पहले, 50 साल पहले ये चीज समाज में, परिवार में नहीं थी कि लड़कियों को भी उतना ही बिजनेस स्किल में या मैनेजमेंट में, घर के काम बस ठीक है, अदरवाइज नहीं। मेरा इतना जी सरोज जी, आपकी बात को मॉड्यूलेट करूं तो कुछ इस तरह है कि बेटियां तब भी परी थी, लेकिन उनके पर जो थे वो थोड़े हाथ में रहते थे, कंट्रोल्ड पर थे उनके,
और आज उनके पर जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप ले चुके हैं। एक बात जो यहाँ पर सभी ने कही वो ये कही कि पहले उच्च शिक्षा ठीक है पढ़ाया जाता था, लेकिन उच्च शिक्षा के प्रति इतना रुझान नहीं था। आज वो रुझान बहुत ज्यादा है। इस बात से कनेक्टेड एक बहुत ही ज्वलंत समस्या हमारे समाज में आजकल उठ रही है, वो ये है कि अगर बेटे को हम उच्च शिक्षा देते हैं, आज उच्च शिक्षा देने का मतलब ये होता है कि एक बड़े से अच्छे इंटरनेशनल कॉलेज वगैरह में या आउट ऑफ इंडिया आप बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि भारत में रह के तो 99% के नीचे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं रहा है। तो आप कहीं बाहर भेजें, इतना बड़ा अमाउंट आप अपने बेटे पे लगाएं या उसके डॉक्टर बनने तक एक 6, 8 साल, 10 साल आप वेट करें। यही चीज अगर बेटी के साथ हो रही है तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को आ रही है कि जो लोन माँ बाप लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्पेशली बेटों की पढ़ाई के लिए, वो तो चलिए चुक रहा है कि बेटा जैसे ही जॉब पे गया उसने अपना लोन चुकाना आरंभ कर दिया, लेकिन बेटी के साथ हम क्या करें? जब बेटी आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जा रही है उसके ऊपर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता ही आता है, और फिर हमें शादी भी करनी है, उसका घर भी बसाना है, ये सारी भी जिम्मेदारियां हैं। बेटा, फिर से प्रश्न रिपीट कर रही हूँ कि बेटा अपनी नौकरी के बाद वो जो लोन लिया गया है उसको चुकाने में अपनी जो कमाई है उसका 1% देता है, लेकिन लड़कियों के साथ क्या? हम इस समस्या को कैसे संभालेंगे कि जब हमारे घर में एक बेटी ऐसी तैयार हो रही है जिसके ऊपर 1.5-2 करोड़ का खर्च किया गया उच्च शिक्षा के लिए, और पढ़ने के बाद में 1-2 साल की जॉब के बाद वो शादी कर रही है, अब उसकी कमाई किसकी? माँ बाप का भी बराबर का हक है। जमाना गया कि पहले बेटियों के घर का खाते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे, लेकिन जब आज हम अपनी बेटियों पे भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको बराबरी का प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, हर फील्ड में हम बराबरी का है, तो मेरे हिसाब से माँ बाप को संभालना, उनको सब करना बेटियों का भी कर्तव्य है, और मेरे बेटी बराबर कर्तव्य अपना निभा रही है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। अगर माँ बाप की परिस्थिति है तो माँ बाप चुका देंगे, अगर माँ बाप की परिस्थिति नहीं है तो ये काम बेटी को खुद करना चाहिए, अपना लोन खुद चुका देना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आया है, शादी हो जाती है, लड़की ससुराल चले जाती है, तो जो माँ बाप जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ससुराल वालों पे डाल देते हैं कि अब वो शादी हो गई, वो चुकाएंगे लोन। इस तरह का भी चाल करते हैं, कई बार हुआ है, मेरे अपने परिवेश में ही ऐसा हुआ है। जी सविता जी। लड़के वालों ने तो नहीं कहा कि पढ़ा के दो, तो डॉक्टर बनाया लड़की को, और डॉक्टर बन गई, और बाद में जब लोन चुकाने की बारी आई तो बोलता है वो ससुराल चले गई, वहां से अगर बाप ने किया था लड़की को, तो डॉक्टर बनाने के लिए लोन उठाया था, तो ऐसा भी हो रहा है। ये दूसरा पहलू है, मतलब जमाना क्या है इसमें भी विचार करें। हम इस पहलू पे ही बात करें। जी मेरे ख्याल से जिस तरह बाकी की शादी की बाकी बातें तय होती है, उसी तरह ये भी बात तय होनी चाहिए शादी से पहले लड़कियों की, कि भाई वो जॉब कर रही है तो कितना परसेंटेज वो लोन चुकाएगी, कितना परसेंट अपने लिए रखेगी या ससुराल में देगी, ये कंडीशन पहले उसको रखनी चाहिए। अन्यथा ये बात बहुत बिगड़ जाती है, वो पीहर में दे तो भी मुश्किल है, ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई हम क्यों पूरा दिन भर इनको वर्क फ्रॉम होम, तो दिन भर सर्विस हम करेंगे, उनकी टेबल पे सब पहुंचाएंगे और पैसा पूरा उसके पीहर जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, पहले ही डिसाइड होनी चाहिए, लड़की ने क्लियर कर देना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर इतना सारा लोन है, ये मेरे को चुकाना है। इससे क्या है, जो बाद में शादी के बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो शायद थोड़े बहुत कम हो सके, मेरे विचार से। हो सके। मैं पुष्पा जी जो कह रहे थे उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आजकल ये सब चल भी रहा है, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ती है इतना खर्चा उन पे होता है, देखती है, वो खुद समझती है उस बात को। और मैंने तो आजकल ये भी सुना है कि लड़कियां जब शादी करती है तभी ससुराल वालों से बातचीत कर लेती है कि मैं इतना परसेंट मेरे मम्मी पापा को दूंगी, या फिर मेरे मम्मी पापा इतना खर्चा करे मेरे ऊपर, तो कम से कम उस जो खर्चा करे उसका तो मैं हिस्सा उनको दे दूंगी, उसके बाद चाहे कुछ। इन्हीं दिनों में मैंने देखे 2 रिश्ते टूटते हुए। जी, मतलब सगाई हुई है, बाद में यही निकला कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगी, तो वो उन्होंने संबंध छोड़ दिया। तो दूसरा केस आ गया सामने। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो बेटी है उसने ये निर्णय लेना चाहिए, जिसने इतनी उच्च शिक्षा की है, कि मैं अपना, जैसा बेटा अपना निर्णय लेता है कि मैं अपना चुकाऊंगा, वैसा बेटी ने भी अपना निर्णय, जब हम पढ़ाते हैं
तो वो निर्णय लेने में निश्चित रूप से सक्षम होगी और उसने ही अपना निर्णय लेना चाहिए। किसी लड़की की पढ़ाई अगर माता पिता ने या पिता ने बहुत लंबा चौड़ा कर्जा लेकर अगर कराई है जी, तो उसकी बच्ची का विवाह होने के बाद उस कर्ज की अदायगी का अगर जिम्मा बेटी उठाती है तो वो उसको कुछ आधार ही होता है या कानूनी आधार भी होता है, ये पता क्यों कि आज का जमाना ऐसा है कि लिखा पढ़ी होने के बाद भी लोग कई बार बदल जाते हैं, तो सिर्फ जबानी जमा खर्च में क्या काम आएगा। उसके अलावा मेरा कहना यह है सबसे बड़ी चीज कि पिता का कर्तव्य यहाँ तक ही है कि जहाँ तक उसकी आर्थिक परिस्थिति साथ देते तभी तक उस लड़की को पढ़ाए, और जो पढ़ाई करे वो सार्थक पढ़ाई हो, जो है उसके बच्ची के खुद के काम आए, परिवार के काम आए, समाज के काम आए, और सबको समय दे सके। सिर्फ पढ़ाई करने से हर कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बच्चियों को इतनी पढ़ाई, ध्यान से सुनिए, इतनी पढ़ाई और ऐसी पढ़ाई नहीं करानी चाहिए इसमें कि वो अपने स्वयं को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, समाज को समय दे सके, प्रेम दे सके, स्नेह दे सके और सबकी स्नेह की पात्र बन सके। इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। पढ़ाई कराइए लेकिन उसको संस्कृत, एक प्रकार से सुसंस्कृत बनाइए। लंबा चौड़ा खर्चा लेके, अब जैसे वो एक पुराने जमाने कहावत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर घी पीना, ये कहाँ की शोभा नहीं है। और अपने माहेश्वरी समाज में समझे या बनिया समाज में भी आज की बात नहीं, लेकिन पहले क्या है, आज तो कम से कम 70-80 साल पहले अगर कोई लोन भी लेता था, कर्ज भी लेता था, तो अरे उसने तो बैंक से कर्जा ले लिया, ऐसे तो गोदाम पे ताला लगा हुआ कहते थे। ये मेरे खुद का जी जी, मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ जी। एक तो ये कि इसका सोल्यूशन मुझे लगता है बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ, कि अगर हम बेटी को एक बेसिक ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं और आगे का ससुराल वाले पढ़ाते हैं तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और एक चीज, आज हम एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं लेकिन हमने कभी शादी के लोन की बात नहीं की। इतने सालों से पिता लोगों ने कर्जे लेके शादियां की हैं, बट वहां कहीं एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये हमारा कर्ज चुकाएं। शादियों में भी अपने बूते से ज्यादा उन्होंने खर्च किया है, तो फिर आज ये सवाल कैसे। और मेरे हिसाब से कि बेटी जब वो खुद इतनी ऊंची पढ़ाई कर रही है तो वो स्वतंत्र होनी चाहिए कि मैं अपने नाम पे कर्ज लूंगी ताकि वो जहां रहे कर्ज उसके साथ रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को चुका रही है या पेरेंट्स ने उसके लिए लिया है। कौन से भी स्टेज में जब वो लाइफ में चेंजेस आते हैं तो वो उसके लिए जिम्मेदार हो, अगर ये बहुत ही ज्यादा खर्च वाली पढ़ाई है। रमा जी, आपने बहुत ही सही बात पे, आज मुझे लगता है कि सभा इस बात को जरूर इस बात को समझेगी कि वाकई में एक बेटी हो चाहे बेटा हो, उसकी शादी के लिए माँ बाप जो पैसा खर्च करते हैं, हो सकता है वो अपनी जुड़ी हुई कमाई से करे, हो सकता है कि वो लोन लेकर करे या जिस भी तरीके से वो करे, या उन्होंने शुरू से ही वैसा कुछ प्लानिंग करके रखी हो। लेकिन बिल्कुल सही बात पे इन्होंने चोट करी है कि अगर शादी पे हो रहे खर्च के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, माँ बाप अपने हिसाब से खर्च करते हैं, सब चीजें होती हैं, तो आज बच्चे की पढ़ाई के लिए जो चीज की जा रही है वो तो शान शौकत हो गया, खत्म भी हो गया, और उसके कर्जे की तो हमने किसी ने बात ही नहीं करी। और आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस बात पर शायद परिवार टूट जाते हैं, शादियां टूट रही हैं कि तुम अपनी खर्चे का, तुम अपनी कमाई का इतना पैसा वहां क्यों दे रही हो, इतना पैसा यहाँ क्यों दे रही हो। बिल्कुल सही बात। अब इससे मिलता जुलता मेरा एक और प्रश्न है इस सभा से। हमने शुरू से जो आप लोगों से बात करी, जो यहाँ पे हमारे आदरणीय हैं जिनकी उम्र 60-70 साल है, उन्होंने भी ये कहा कि उनके बचपन में कभी भी एक अंतर जैसा परिवार में कभी रहा नहीं। तो मतलब एक बहुत ही लाजमी सी बात है कि ये परिवर्तन आज भी, ये जो अंतर है वो आज भी नहीं रहा होगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र हैं अपनी बात करने के लिए कि वो अपना पैसा कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, उनको चुकाना है कि नहीं चुकाना है, सारी बातों के लिए वो, मुझे लगता है, बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि समाज का एक वर्ग आज स्त्री शिक्षा के विरोध में खड़ा हो रहा है? स्पेशली आज ऐसा क्यों हो रहा है कि एक माँ, एक पिता जो पापा की परी है, उसको तो पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि ये पापा की परी जब अपने पर लेकर हमारे घर की देहरी पर आएगी
तो क्या वो वही दायित्व निभा पाएगी जो मेरी पत्नी ने निभाए, मेरी माँ ने निभाए? क्यों ये डर आज के समाज में फिर आ रहा है? The reasons for filing the divorce. One reason, first reason, किसी ने कोट किया है कि मेरी बीवी सुबह, दोपहर, शाम, रात में मैगी के अलावा कुछ नहीं आता उसको बनाने, सिर्फ मैगी खिला सकती है। ये परिस्थितियां है आज। तो क्या ये कुछ ऐसा समीकरण हुआ जहां पर, जैसा सावित्री आंटी ने बताया कि जब बात काम करने की आती थी तब बेटियों को ये बोला गया कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, ये खाना बनाना, ये सारे काम हम कर लेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। yes. क्या ये उस विचारधारा की उपज है? मेरा प्रश्न है ये, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, मेरा प्रश्न है ये कि जब हमने अपनी बेटियों को करोड़ों रुपए की पढ़ाई के लिए तैयार किया, जब हमने इस बात के लिए तैयार किया कि तुम बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम हो कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, कहीं बाहर जाके पढ़ो, जिम्मेदारी निभाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझो, तो हम इसमें कहीं चूक तो नहीं गए कि तुम अपनी घरेलू इंडिपेंडेंस को कैसे डील कर? हम में से किसी ने अपने बेटे जिनके ऊपर हम हमेशा से उच्च शिक्षा का बोझ डालते आ रहे हैं कि बेटा है तो काम करना ही है, क्या हमने अपने बेटों को तब तक, जब तक उनकी शादी नहीं हो गई, तब तक छूट दी कि बेटा तुम अभी पिक्चरें देखो, तुम अभी घूमने जाओ, तुम अभी पूरा अपना एंजॉय करो, क्योंकि बाद में तो तुमको गृहस्थी में पिसना ही है, बाद में तो तुमको कमाना ही है, तो अभी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना पूरा एंजॉय करो? क्या हमने ऐसी शिक्षा अपने बेटों को दी? हाँ या ना? नहीं दी। अगर हमने अपने बेटों को ये शिक्षा नहीं दी तो हम कौन होते हैं अपनी बेटी को ये शिक्षा देने वाले कि आगे चल के तो तुमको काम करना ही है, तुम अभी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो? क्या आज पापा की परी जो अनफोकस्ड उड़ रही है, परियों की उड़ान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अनफोकस्ड उड़ रही है उसको पता ही नहीं है कि उसको कहाँ पंख फैलाने हैं, कहाँ पंख समेटने हैं, क्या इस समीकरण में जो गड़बड़ हुआ है, इक्वेशन में, उसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं? एक बार अपने बचपन में जाइए, एक बार आज में रहिए। जैसा सावित्री आंटी ने बताया कि उनके बचपन में बोल दिया जाता था कि साथ में बैठो तो सीखोगी, हमने बिठाना क्यों छोड़ दिया? कहीं छोड़ तो नहीं दिया? क्वेश्चन है। क्या हमने अपने बेटों को ये कहा कि नहीं जरूरत नहीं है कमाने की, ये तो अपने आप उम्र के साथ आ जाएगा? जब हम अपनी बेटी को ये कहते हैं कि अरे घर के काम क्या है, वो तो आ ही जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आ जाएंगे। नहीं, बेटों के साथ साथ बेटियों के साथ साथ बेटों को भी व्यवहारिक ज्ञान सिखाना आजकल जरूरी हो गया है, क्योंकि शिक्षा में दोनों बराबरी करने लगे हैं, तो घर का काम बेटे को भी आना चाहिए, बेटी को भी आना चाहिए, ताकि बेटे बहू अपनी मिलजुल करके गृहस्थी संभाल सके। दोनों घर काम भी मिलकर करे और जॉब भी बराबरी से करे, और इसमें माँ बाप का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरफेयर उनका नहीं होना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर पितृसत्ता की बात इसलिए की गई क्योंकि कहीं पे एक नियम बनना बहुत आवश्यक है। नियम के बिना सामाजिक पशु में और पशु में कोई अंतर नहीं है, और मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इसका मतलब नियमों में बंधा है। तो ये नियम, ये मर्यादा, ये दायरे कौन डिसाइड करेगा? बेटी, बेटे, माँ बाप, परिवार, समाज के जो मुखिया है वो कौन डिसाइड करेगा? ये भी एक प्रश्न है। अब पापा की परी, स्पेसिफिक पापा की परी पे आते हैं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सहमत हैं कि आज की जो पापा की परी है, क्योंकि आप वो पीढ़ी हैं जिनको अपने घरों में बराबरी का दर्जा मिला, ये बात से आप सभी सहमत हैं? थंब अप। आप में से कितनों ने उस बराबरी के दर्जे को हर स्तर पर एक अनुपात में ढाला, एक बैलेंस करके आप चले? सहमत हैं? तो अगर आज से 50 साल पहले जब आपके पिता ने पितृसत्ता रहते हुए भी आपको बराबरी का दर्जा दिया, आपको कहा बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माँ ने अनुशासन रखा, बगल में बिठाया, पिता ने अनुशासन रखा, बगल में बिठाया, तो हम कहाँ चूक गए हैं कि क्या पापा की परियों को वास्तविकता में हम वो सही उड़ान दे रहे हैं? कि मेरे पापा ने हमें बराबरी का दर्जा दिया था, लेकिन साथ साथ मैंने कहा था कि बाउंडेशंस भी थे हमारे साथ,
वो बाउंडेशन कोई सामाजिक बाउंडेशन नहीं थे, यही थे कि वही बाउंडेशन थे कि आप कर रहे हो, बेटा भी कर रहा है। और बाउंडेशन का मतलब ये नहीं था, उन्होंने बंधन में जकड़ रखा था कि लड़कियां हो तुम लोगों को बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो बाउंडेशन उन्होंने हम पर लगा रखे थे वो लड़कों पर भी थे। जी बिल्कुल लड़कों पर भी थे। तो हम लोग आजकल क्या करते हैं कि हम लोगों में शायद वो बराबरी नहीं रही है, या पर जहां तक देखती हूँ मुझे लगता है कि बाउंडेशन होना चाहिए और साथ साथ फ्रीडम भी होनी चाहिए। दोनों अगर साथ साथ रहता है तो वही जैसे उनकी दायरा रहता है, जो सीमा रहती है उसमें रहे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए वो बाउंडेशन जरूरी है। पर मैंने अपने बेटों को खाना बनाना और इतना सिखाया कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरी परी तो ब्याह चुकी है, मत 2 पोतियां हैं जो मेरे परी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और मेरा पहला मतलब सोच ये है कि बच्चों को जितना हो सके पढ़ने दो, उनको छूट पूरी है, पर जिम्मेदारी अब हमारी बनती है कि हम उनको उनके लालन पालन में सामाजिक और ग्रहण कार्य को भी इम्पोर्टेंस दे। उसके अलावा आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक लिमिट फिक्स कर दें कि भाई उसके बाद हम उसका रिश्ता देखना चालू कर दें और परिवार को इस हिसाब से देखें सामने वाले को कि जो आगे पढ़ाने का इच्छुक हो। आज जैसा कुंडली मिलाने की देखते हैं, वो सब करने की देखते हैं, उसकी जगह पहले हम इम्पोर्टेंट देखें कि सामने वाला पढ़ाने के लायक सोचता है, उसके विचार है या नहीं है। तो बच्चे को तो हम रोकेंगे नहीं कि भाई पढ़ते जाओ, बाकी के सब समस्या तो हमें हर घर में रहेगी। कोई कर्ज से लेके पढ़ाएगा या कोई दिल से पढ़ाएगा या बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ेगी, मेहनत करके पढ़ेगी, उसको अपने घर की गृहिणी के हिसाब की भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। बिल्कुल, जिससे वो आगे जा करके अपना घर सही ढंग से संभाले, और कुछ हद तक हम सक्सेस भी हुए हैं। हम जब हमारे पापा के परी थे हैं तो हमारे पापा हमको बोलते थे कि नहीं, आप जो जिस घर में चाह रहे हो, जितना भी पढ़ाई की है, लेकिन वहां से जो बड़े हैं उनका मानना है और घर के हिसाब से आपको चलना है। लेकिन आजकल के जो पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो ना, तुम्हें झुकने की क्या काम है, तुम सुख कमा सकती हो, तुम डरना मत, हमारा दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है। फिर लड़कियों की सहन शक्ति कहाँ से आएगी? अभी इन परियों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, समर्पण की भावना भी कम हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम पेरेंट्स लोग ही हमारी बेटियों को बताना चाहिए कि सहन शक्ति बहुत जरूरी है, समर्पण भी बहुत जरूरी है। सबको पता है मेरे को एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की उच्च शिक्षा हुई है और दोनों को भी दायरे में रखते हुए, जैसे आपका काम इतने बजे होना है और इतने बजे घर पे आना है। आज भी मेरा, हालांकि मेरे को बहू आ गए, 2 पोतियां भी है, उसको भी दिया जाता है डेडलाइन, बेटा 10:30 बजे आपको घर आना है। और बेटी को भी मतलब जैसे पढ़ाया तो खूब है, और उसको भी अनुशासन में ही रखते हुए, जैसे देखो जॉब करना है हैदराबाद में आया तो ही, कल को तू बोलेगी मैं पूना या बॉम्बे जाके जॉब करूंगी तो वो नहीं करने देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बेटी फॉरेन चली गई है, शादी वही हुई है जो कि मेरे को बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे ही देखा था, बट उसकी किस्मत वहां लिखे थे। और मैं एक ही बात बोलूंगी, आजकल सिर्फ कमाना सिखाया है, घर बसाना सिखाना भूल गए। घर बसाना कोई नहीं सिखा रहा। देखो आजकल बेटिया को तो पढ़ाते हैं पर संस्कार देना भूल गए माँ बाप ने संस्कार देना चाहिए कि ससुराल में जाने के बाद कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगले माँ बाप की भी तो कुछ न कुछ इच्छा होती है ना कि भाई बहू आएगी तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करेगी। पढ़ाई तो करी है, जॉब भी करने को सब माँ बाप तैयार है कि भाई तुम करो जॉब जी। और माँ बाप के भी कुछ न कुछ मन की इच्छा रहती है ना कि भाई बहू आने के बाद उसने भी कुछ अपने घर में आके कुछ न कुछ करना चाहिए ऐसा। और आजकल वो बेटियों में संस्कार ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि माँ बाप ने बच्चों को छोटपन से ही संस्कार देना चाहिए, सभी काम आना चाहिए, पढ़ाई के साथ सब घर के काम आना चाहिए बहू को जी। हम आज के दिन लड़कियों को इतना लाड़ प्यार से करते हैं कि बचपन से ही उनके कान में एक वाक्य डाल देते हैं, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटा है, तू मेरा लाड़कोड़ का इकलौता है। तो उस तरह से उन बच्चियों के दिमाग में एक अनकॉन्शियसली हो जाता है कि मैं ही उनका बेटा हूँ, मुझे ही सब कुछ है। इस तरह से वे फ्यूचर में जाके
दूसरे घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, एक का। दूसरा, हम लड़कियों को कुछ सिखाते नहीं है। कुछ, जैसा अभी किसी ने कहा कि जितना कमाना सिखाते हैं लड़कियों को, उतना ही घर परिवार समाज भी चलाना सिखाना चाहिए लड़कियों को, वो हम नहीं सिखाते। तो जिसके कारण लड़कियों को ये आदत पड़ जाती है, हम माँ बाप अब सब काम लड़कियों को, तू छोड़ दे, तू पढ़ ले, मैं कर लूंगी, तू छोड़ दे, तू कर ले, मैं कर लूंगा। इस तरह से लड़कियों को, जैसे एक एग्जाम्पल है, लड़कियों को आज के अपने अंदर के कपड़े भी धोने नहीं आते जी, तो वो कहीं तो उनको अपना काम अपने आप करना पड़ेगा, इतना तो सिखाना चाहिए। जी जी जी, हर चीज में हम लड़की और लड़की के माँ बाप की गलतियां निकाल रहे हैं, पर एज ए मदर इन लॉ अगर मेरे बेटे की बहू आती है तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती कि उसे मैं अपने घर के हिसाब से कुछ सिखा सकूं? वैसे भी एक लड़की, अपने महेश्वरी में भी हम 2 परिवारों में देखते हैं कि अलग रीति रिवाज होते हैं, तो लड़कियां अपने माँ बाप के रीति रिवाज छोड़ के आती है, उसे नए रीति रिवाज समझने ही पड़ते हैं, वैसे भी उसे सीखने पड़ते हैं। मैं खुद महेश्वरी, मैं खुद आसाम की हूँ, गुवाहाटी की, एंड राजस्थान मेरी शादी हुई है। राजस्थान में लाइफ में एक ही बार गई थी शादी के पहले, तो वहां के रीति रिवाज, मेरे ससुराल के रिवाज और पियर के रिवाज बिल्कुल अलग थे। तो शादी होने के बाद मुझे वही रिवाज सीखने पड़े। आज की सास अगर ये सोचे कि हाँ भाई मेरी बहू आएगी, वो कुछ नहीं जानती, हम पढ़ी लिखी बहू भी चाहते हैं। आज यहाँ पर कौन सी सास ऐसी है जो सिर्फ गृहिणी बहू चाहती है? लेकिन आप शायद एक आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके चल रही हैं कि जो लड़की विलिंग है परिवर्तन के लिए, वहां पे सास को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे परेशानी उन बच्चों के साथ हो रही है जो बदलना नहीं चाह रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। मैं वही पॉइंट बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों को संस्कार देना, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि संस्कार देने चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लड़कियों को भी ये सिखाना चाहिए, ये संस्कार क्या है? ये जो वर्ड है संस्कार, ये संस्कार है क्या? नहीं, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी घर में बच्ची है, पोती है, बहू है, बेटी है, सब, बेटी, बहू, बच्ची, पोती, ये सबको, बड़ों को इज्जत देना सिखाना, ये बहुत जरूरी है। आज की पोजीशन में बच्चियां पढ़ने को जा रही है, पढ़कर आने के बाद में घर में आने वाले बड़े लोग या कोई जाने वाले बड़े लोग या घर में लोग, अगर घर में आप इज्जत देना सिखाएंगे, उन्होंने ससुराल में जाके ऑटोमेटिक इज्जत देंगे। आज की पोजीशन को ये जरा ध्यान में रखते हुए आगे चलना। धन्यवाद। पहले क्या था, जैसे ही लड़की होती थी, थोड़ी वो समझदार होते ही उसको काम सिखाते थे और शुरू से बोलते थे कि तू ध्यान रखना, तू पराये घर की है, तेरे को सब सहन करना है, सबके साथ रहना है, काम भी सीखना है। और माँ बाप हस्तक्षेप नहीं करते थे, कभी भी उनके बीच में नहीं बोलते थे। चाहे झगड़ा हो जाए, बेटी घर आ जाए तो वापस समझा के भेजते थे कि तेरे को जीना बनना यही है और इसमें ही एडजस्ट करना है। आजकल वो बात कोई नहीं बोलते, और शुरू से बेटी बड़ी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई करो, कमाओ, लेकिन वही बात है कि बुजुर्गों का, घर का, वो सब सम्मान देना, सब सहन करना। और थोड़े दिन सहन करने से अपने आप घर पे लाइन आ जाती है, लेकिन वो नहीं कर सकते कोई भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि संस्कारों के नाम पर हमें आज की पीढ़ी को ये समझाना है कि उनको, उनकी जो दैनिक आदतें हैं वो कैसी होनी चाहिए? यस। क्या ये संस्कार केवल सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाना वही होता है, या संस्कार ये होता है जो हमारे आचरण और व्यवहार होता है? तो अगर हम अपने आचरण और व्यवहार को संस्कार माने, तो हमें अपने बेटा हो चाहे बेटी हो, उनके आचरण और व्यवहार पे बात करनी चाहिए। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? आचरण और व्यवहार में जब हम बात करेंगे, तब वो इस बात को भी समझेंगे कि उनको रहना कैसे है, फिर सब्र भी होगा, फिर शायद त्याग भी होगा, जो भी हम प्लस पॉइंट्स अपने बच्चों में चाहते हैं वो सब उसमें आएंगे। तो बात यहाँ पे है कि अभी हमें अपने बच्चों को वापस से, जहां पर शायद हम छूट गए थे, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। चलिए, बहुत सारे इसमें सिनोनिम्स आ जाएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन एक बात
अब कंक्लूड करती हूँ, पितृ सत्ता है, आज भी है, आगे भी रहेगी। जब तक हमारे नाम के आगे पिता का नाम चलता रहेगा तब तक पितृसत्ता रहेगी, चाहे वैचारिक रहे, चाहे सामाजिक रहे, चाहे सांस्कृतिक रहे, वो रहेगी। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है, तो माँ के जो संस्कार हैं, माँ की जो आदतें हैं, माँ का जो सोचना है, वो बच्चों के साथ आगे बढ़ेगा। तो मातृ शक्ति भी मातृ छाया की तरह बच्चों के साथ बनी रहेगी। इसमें तो ना कोई संशय है, ना हम इसमें कोई संशय डाल सकते हैं। अब बात है पापा की परी की। जिन बेटियों को आज हम थोड़ा अधर रख रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, जब उनसे ये आप कहते हैं तो एक बार सहम जाइए, क्योंकि यही पापा की परी जब पर उड़ाते आपकी दहलीज पर कदम रखेगी, तब क्या आप, जैसा कि शशि जी ने बताया कि अब ये सास का कर्तव्य है कि वो उनको समझाएं, उनको आगे लेके जाएं, तो क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप उस पापा की परी तक लेके जाएं? तो अब एक प्रश्न आपके सामने, जैसा हम हर बार अपने इस सभा को समाप्त करते समय कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं, क्या हम अपने बच्चों में एक सीधा साधा नागरिक शास्त्र का, बहुत ही सीधा साधा, जो शायद वो 4वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वो सूत्र नहीं दे पा रहे हैं कि आपके अधिकारों आपके कर्तव्य साथ चलते हैं? बहुत ही सिंपल नागरिक शास्त्र का रूल है, सिक्के के दो पहलू। जब हम बात करते हैं हमारे सिटीजन्स, हमारे संविधान की, बहुत सिंपल सा एक रूल आता है, आपके अधिकारों के साथ आपके कर्तव्य जुड़े होते हैं। तो आज पापा की परी को हमने अधिकारों से लवरेज कर दिया, हमने उसको बहुत सिखा दिया है कि तुम्हारे अधिकार क्या है। किसी ने ये भी कहा कि बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल झुको मत, हमारा घर खुला है। तो हमने अधिकारों पे बच्चे को बिल्कुल पार कर दिया है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम कमाऊ हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे पैसे पे तुम्हारा हक है, सब कुछ है। कर्तव्य, दूसरा पहलू कहाँ गया? कोई आक्षेप या आरोप नहीं है, लेकिन जिन बच्चियों की, जिन परियों की हम बात कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा से कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल स्त्री शिक्षा को हमने, जो हमारे समाज में बढ़ावा दिया गया था, वो केवल एक बीच में समय था जब स्त्री शिक्षा को रोका गया था, नहीं तो गार्गी जैसे विदुषियों के देश में स्त्री शिक्षा पे बात करना बिल्कुल बेमानी है। जहां पर सीता, जहां पर द्रौपदी जैसी स्त्रियां बराबर पुरुष के बैठती थी और शास्त्रार्थ करा करती थी, वहां के परिवेश में स्त्री शिक्षा पर कोई भी बात करना बेमानी। लेकिन बीच का जो समय आया जब स्त्री शिक्षा को पीछे कर दिया गया, तब वापस हमें उस तरफ झुकने की जरूरत पड़ी। लेकिन दोनों पहलुओं पर बराबर बात करी। अगर बच्चियों को ये समझा रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तो ये समझाइए कि पढ़ना क्यों है, और ये भी समझाइए कि कितना भी पढ़ लोगी लेकिन तुम्हारा काम तो तुम ही करोगी। किसी ने अभी ये भी कहा कि वो अपने कुछ पर्सनल काम भी बच्चे आजकल नहीं कर रहे। तो अधिकार और उसके साथ साथ कर्तव्य, क्या हम इस सभा से आज ये टेक अवे लेके जा सकते हैं कि हमारे घर में जो हमारी जनरेशन है, उसमें शायद हम तो बड़े हो गए, हमारी परवरिश भी हो गई, शायद आज मेरे पापा इस सभा में होते तो वो भी कहते कि मेरी बेटी जो है वो मेरी परी है और वो भी अच्छा सब कर रही है, अगर वो यहाँ होते। लेकिन आज समय आगे आने वाली पीढ़ी को देखने का है, जिनके घरों में पोतियां हैं, जिनके घरों में आप बेटियां हैं, क्या वो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर बात कर सकते हैं? क्या समय आ गया है जब हम अपनी बेटियों को, बेटों को, दोनों को बिठाकर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी करें? हमने बेटों को बहुत सिखा दिया कि अब मतलब एक अच्छा पति कैसा होता है, तुम्हें बाहर ले जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, सभी करते ही हैं आज के समय में। क्या बेटियों को हमने ये कहा? अगर कहा तो बहुत अच्छी बात है। इस आज जो हमारी परिचर्चा है उसका काम आधा पूरा हो गया। और अगर अधिकार और कर्तव्य, अधिकार तो उनको दिया जा रहा है और कर्तव्य से वो लोग चूक रहे हैं। तो कर्तव्य उनको जब वो 5th 6th क्लास में ही होते हैं, तब उन्हें समझाया जाए कि भाई तुझे ये करना है, तो उससे क्या होगा
कि वो काम के साथ साथ जो भी उनको सीखना है उसके साथ साथ वो बड़े होंगे तो उनको वो बहुत इजी हो जाएगा। उनको जैसे किचन का रहो चाहे जो भी काम रहो, तो उनको जैसे आदत हो जाती है कि मुझे करना है तो फटाफट से वाइंड अप कर लेते हैं, उन डिपेंडेंट नहीं रहते। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ से ये कर रहे हैं। और रही बात सहन शक्ति की, तो ये क्या हो रहा है, सहन शक्ति जैसे आज हम कुछ भी बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, कोई चाची बोल दी या फिर बड़ी मम्मी बोल दी या फिर बुआ बोल दी, तो भाई मम्मी लोग आ जाते हैं या पापा, इसको मत बोलिए, ये हर्ट हो जाएगी। अरे यार वो इतनी सी बच्ची है, वो हर्ट क्या जाने। लेकिन नहीं, वो जैसे बीच में जो बोलते हैं तो वो बच्चा सहन शक्ति सीखेगा कहाँ से, उसको आएगा कहाँ से। तो ये चीज थोड़ी सी समझने की बात है कि जब एक बात कर रहा है तो दूसरा ना बोले, और बच्चों को जो बोल रहा है, जो दादा दादी है जो बोल रहे हैं बोलने दे। उससे क्या होता, उन लोग का ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेगा और उनको सहन शक्ति मिलेगी। कोई डांट करा, अभी क्या डांट रहे नहीं, अरे रहने दो, आंख में आंसू नहीं आना, ठीक है मत आने दो, कोई नहीं चाहता, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा हर्ट हो, लेकिन कहीं कहीं हमको उसका थोड़ा दिल घट करके बोलना ही पड़ता है कुछ सिखाने के लिए। जयश्री जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और एक काउंसलर के तौर पे तो और भी ज्यादा सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं जब पेरेंटिंग की बात करती हूँ तो ये सारे पॉइंट्स कवर करती हूँ। लेकिन आपकी बात पे कवर करना चाहूंगी कि जो ये बीच में आ रही है ना, यही पापा की परियां हैं। बिल्कुल, यही जो बीच में आ रही है ना, जो ये कहती है कि नहीं 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 बच्चों के, अरे आजकल की पेरेंटिंग अलग हो गई है, आजकल के बच्चे नेगेटिव इमोशंस को डील नहीं कर सकते। छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी, हाल ही की बात है, हफ्ते 10 दिन के नीचे की बात है। जैसे कि मैं कहीं गई थी और वहां पर किसी ने मुझे चाय ऑफर किया, तो भाई उनकी लड़की बैठी हुई थी लैपटॉप पे, तो लैपटॉप लिया तो बेटा चाय बना, मामा मुझे बहुत काम है। फिर कौन उठे कौन, तो फिर पापा ही उठे। मतलब ये चीजें नहीं कि काम है तो 5 मिनट रुक, वो बोल सकते हैं, बट हम ही उनको एग्जैक्टली बिल्कुल सही, वही बात है ना। और जब इसीलिए मैंने इस ये जो व्यवहार है, आचरण है, इसको संस्कार का नाम इसीलिए दिया क्योंकि संस्कार तो बचपन से दिए जाते। संस्कार, आपको अगर अपने बच्चे को टीका लगाना सिखाना है तो आप सोचेंगे कि 21 साल का बेटा मेरा टीका लगाना शुरू कर दे, तो वो मुश्किल काम। तो बच्चों में संस्कारों का जो डाला जाता है, बीज बोया जाता है, वो तो बचपन से बोया जाता है। और दूसरी चीज, एक चीज और मतलब मैं बताना चाहूंगी कि आपको आपके अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को कैसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि इस सभा में शायद कुछ ऐसे भी नए युवा पेरेंट्स होंगे या जिनके घरों में बेटे बहू जो अभी बन रहे हैं पेरेंट्स। एक बड़ा बहुत ही ना फैंसी सा नाम अभी आजकल आ गया, मुझे लोग कहते हैं कि आप पेरेंटिंग की क्लास लेते हैं, आप होलिस्टिक पेरेंटिंग सिखाती हैं क्या? होलिस्टिक एक नया वर्ड आया है, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब ये होता है समग्र, कंप्लीट, पूरा, टोटल, टोटलिटी। तो जो ये कहा जाता है कि होलिस्टिक पेरेंटिंग आप सिखाते हो क्या, मैं कई बार हंसती हूँ कि अच्छा होलिस्टिक पेरेंटिंग, चलिए ठीक है, वो तो बिल्कुल सिखाएंगे आपको। होलिस्टिक डेवलपमेंट जब आप बच्चे का करते हो तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये सारे आचार और व्यवहार, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता अगर आपने अपने बच्चों को, बेटा हो चाहे बेटी हो, केवल एक तरफ से उसको बढ़ना सिखाया। उसका समूल विकास ही होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। वो खुद के लिए भी दायित्व रखे, परिवार के लिए भी कर्तव्य बोध रखे, अपने आसपास वालों को भी समझे। और जो हम, जैसे किसी ने बोला कि उसको बड़ों का सम्मान करना, तो ये क्या है, ये एक तरह से आपका सामाजिक दायित्व है कि आप बड़ों का सम्मान करें। ये कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ये एक सामाजिक दायित्व है। तो बात वही घूम फिर के आती है कि बच्चों को संस्कार दीजिए, आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कार दीजिए, और ये संस्कार बचपन से दिए जाएंगे। और संस्कार देने क्या है, ये बहुत ही बृहद विषय है कि संस्कार क्या देने हैं। तो बस एक बात का, एक जो टूल है उसको ध्यान रख लीजिए कि जब आप कर्तव्य अधिकार सिखाते हैं तो उसके साथ के कर्तव्यों को भी बच्चों को सिखाइए।
जब आप ये कहते हैं कि तुम रात में देर से आओ, चलता है, पार्टी करो, चलता है, तो ये कर्तव्य भी सिखाइए कि तुमको अपने आप को संभाल के लेके जाना है। ये कर्तव्य है हमारा हमारे प्रति। जब आज की पापा की परी कहती है कि मैं छोटे कपड़े पहन के जाऊंगी, क्या परेशानी है, ये अक्सर मतलब बहुत बड़ा विषय है जहां पर लड़कियां ये कहती हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो आप लड़कों को समझाइए ना कि वो अपनी आंखों में शर्म रखें, हम तो वही पहनेंगे जो हमें पहनना है। बिल्कुल आप बिंदास पहनिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपका अपने शरीर के प्रति एक कर्तव्य भी है। बस उस कर्तव्य को आप पहचान लीजिए। जैसे ही कर्तव्य और अधिकार पे बात आ जाएगी, सामने वाले के पास शायद बचपन से ही ये बात चली जाएगी। ये आपके अपने परिवार के संस्कृति के प्रति एक कर्तव्य है। किसी ने बोला कि आजकल तो खाना भी बच्चों के लिए रूम में जाता है, बिल्कुल भेजिए, ये उनका अधिकार है लाड़ का। अब इसके साथ एक कर्तव्य जोड़ दीजिए कि भाई उसके बाद की क्लीनिंग तुम खुद करो, ये कर्तव्य है। कई बार तो अधिकार इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि कर्तव्य कौन निभाएगा। सही में कई बार, मतलब मेरे भी 2 बेटे हैं, कई बार अधिकार इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि अच्छा रहने ही दो मम्मा, उसके साथ एक कंडीशन आपकी ऐड हो जाती है, तो वो कंडीशन कौन फॉलो करेगा, रहने ही दो, नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम, ये तो बहुत आम बात है अपने परिवारों की, जैसे सुख आता है, दुख आता है, ये सब हम बातें करते ही हैं कि जो भी चीज होती है उसका एक दूसरा पहलू हमारे साथ चलता ही है। तो जब अधिकारों की बात करें तो कर्तव्यों की बात जरूर करिए। जब आपसे आपकी बेटी ये कहे कि मैं भी रात में देर से घर आऊंगी, बिल्कुल आओ, लेकिन साथ में अपने स्वयं के स्त्रीत्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा। खुद की सुरक्षा का कर्तव्य तुम्हारा खुद का है, उसके लिए रक्षाबंधन वाला भाई नहीं आए। और जब पत्नी की बात आती है तभी भी बात वही है, जब बहू की बात आती है तभी भी बात वही है। एक बहू को पूरा अधिकार है कि वो सुबह देर से उठे। मैं खुद सालों देर से उठी हूँ जब मैं नाइट शिफ्ट में काम करती थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे कर्तव्य क्या हैं ये भी बहुत जरूरी है समझ। तो बस अगर ये बैलेंसिंग आ गई तो पापा की परी को ऊंचाई पे उड़ान से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो जमीन से भी जुड़ी रहेगी। तो अगर आप सभी मुझसे इस बात से सहमत हैं तो एक कदम पापा की परियों के लिए जरूर उठाइए, क्योंकि ये हमारा सामूहिक प्रयास ही इस समाज को एक दिशा देगा। जैसा पुष्पा आंटी ने बताया, उन्होंने बोला कि जब शादी हो रही है, लड़की अगर एजुकेटेड है और कमा रही है, तो ये प्रसंग जरूर लेके आइए कि भाई अगर तुम कमा रही हो तो तुम्हारी कमाई का कौन सा रेशियो किधर जाएगा। इसमें कोई शर्म की बात है ही नहीं। जैसा रमा जी ने कहा, वो भी एक बहुत बहुत ही चुटीली सी बात, बहुत ही मतलब मुझे लगता है बहुत सही बात है कि जब माँ बाप इतना वैभव खर्च कर देते हैं, इतना पैसा लगा देते हैं, जब हम उस बारे में बात नहीं करते तो हम आज ये सारी बातें क्यों। वहां बेटी क्यों नहीं कहती कि नहीं पापा ये सब इतना क्यों दिखावा, इसका खर्चा आप कब तक वहन करो। तो अपनी सुविधा से बेटियों को पर देना और बेटियां अपनी सुविधा से उस परों को एक्सपैंड करना थोड़ा सा गलत। जी आंटी आप कुछ। जी नहीं, मैं खाली पढ़ाई के लिए लोन लेने की बात नहीं, कुछ परिस्थितियां परिवार की भी बन जाती है, पीयर वालों की, जैसे छोटा भाई है या बहन है उसको पढ़ाना है, या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसमें भी वो हेल्प करना चाहती है और करना भी चाहिए। मेरा ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यही बात है, मैंने मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे साथ के भी लोग देखे हैं जहां पर बेटियां अकेली हैं अपने घर में, अकेली संतान है, तो वहां पर जब उनसे रिश्ता जोड़ा जाता है तो लड़के वालों को इस बात का पूरा ध्यान जरूर रखना होगा कि भाई हम ऐसी लड़की से विवाह कर रहे हैं जो अपने परिवार की अकेली बेटी, तो जिम्मेदारी तो उसके कंधों पे आएगी ही। अगर आप तैयार हैं तो करिए। जैसे एक लड़की के घर वालों को ये राइट होता है, नहीं बड़े परिवार में तो मेरी बेटी नहीं जाएगी, नहीं तीसरे चौथे नंबर के बेटे से तो शादी नहीं करेंगी, नहीं बड़े बेटे से तो हम शादी नहीं करेंगे, बहुत जिम्मेदारी रहती है, ये बहुत सुनने को मिलता है। और नहीं छोटा है तो ठीक है भाई जिम्मेदारियां कम है, नहीं 6 बहनों का एक अकेला भाई, अरे बाप रे मेरी बेटी जिंदगी भर 6 नंदों का लोड लेके चलेगी, ये कितना आम है सुनना। तो क्या आज एक बेटे को भी तो ये हक है, वो भी इस तरीके से सोचे कि मैं एक ऐसे परिवार की बेटी से शादी कर रहा हूँ जो अकेली है, या भाई छोटा है तो ये जिम्मेदारी तो वो निभाएगी। अगर मैं तैयार हूं देन गो अहेड। क्योंकि शादी तो जैसा हम हमेशा से कहते आए हैं कि विवाह 2 परिवारों का मेल है,
तो परिवारों के मेल में इन जब हम लेन देन की बातें खुले तौर पे कर सकते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे यहाँ के 200 मेरे यहाँ के 100, जब हम इस बारे में बात खुल के कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आके खाना खा के चले जाएंगे, तो हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते कि शादी के बाद का जो भी लड़की और लड़की दोनों की कमाई है, कितना घर, कितना मायके में, कितना कहाँ, कैसे, क्यों नहीं करते? आखिर ये जिंदगी भर की बात है। और फिर ज्यादा दोष हम बेटियों पे डाल देते हैं कि बेटियां अभी भी अपने परिवार को छोड़ नहीं पाएंगी। कैसे छोड़ सकती? तो कहीं कहीं पर परिस्थितियों को समझ के भी निर्णय लेना बहुत जरूरी है। शादी हो गई इसका मतलब वो अपना पूरी जिम्मेदारी छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होता। तो ये परिवारों पे भी निर्भर करता है कि कैसे परिवार से हम संबंध कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। तो थोड़ी समझदारी हमारी और थोड़ा जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव होना, जब पर परिपक्व हो गए तब काटेंगे तो चोट लगेगी। तो पर तब हमें काटने नहीं है, सिर्फ उनको एक आकार देना है, लेकिन तब देना है जब वो बड़े हो रहे। तो जैसा सबने कहा, सब मुझे लगता है इस बात से सहमत है कि ये संस्कार तो बचपन से दिए जाने चाहिए। धैर्य का संस्कार, घर के कामों का संस्कार, कुछ कर दिखाने का संस्कार। क्यों? जब बेटों को शिवाजी की कहानी सुनाई जाती है और बेटियों को लक्ष्मीबाई की सुनाई जाती है, तो बचपन से ही सुनाई जाती है ना, वो कौन सा इंटरमीडिएट में हम सुनाते हैं। तो ये सारी चीजें जी आजकल जो 22 साल की भी हो जाती तो वो बच्ची ही रहती है, तो तभी तो परी है। वही तो हो रहा है, वो जब बढ़ती है तभी छोटी है। जयश्री जी, इसमें भी एक ना बहुत अलग पक्ष है, ये भी बहुत ज्यादा, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप देखें, ये किस परिपेक्ष में छोटी है ये समझना जरूरी है। जब निर्णय खुद की स्वतंत्रता का लेना है तो मेरी बेटी बड़ी है, आजकल 15-16 साल की बेटी निर्णय ले सकती है, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो अभी तो वो बहुत छोटी है। तो ये बैकग्राउंड रेफरेंस क्या चल रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। और ये तो हम हमेशा करते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को कहते हैं इतने बड़े हो गए, अभी तक तुमने ये दी जिम्मेदारी उठाई, और वो बेचारे अपनी तरफ से कुछ करते तो हम कहते हैं अभी तुम छोटे हो, बीच में हर चीज में मत बोलो। ये तो हम भी करते ही हैं। तो बच्चे भी कई बार कहते हैं कि पहले डिसाइड कर लो कि हम बड़े हो गए हैं या हम अभी छोटे हैं। और मुझे लगता है कि हर घर में हर बच्चे की ये शिकायत रहती है कि कभी तो आप बड़ा कर देते हो, जब छोटा भाई डांटता है तो हम बड़े को समझाते तुम बड़े हो, तुम अपना बड़प्पन दिखाओ, और जब वो बड़ा भाई अपना बॉसिज्म दिखाता है तो हम कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो ये दिखाने के लिए कि तुम बड़े हो। तो ये तो परिवार का कंफ्यूजन ये सब चलता रहता है। लेकिन जो आपने बात कही वो वही है कि जब बात जिम्मेदारियों की आती है तो पापा की परी नाजुक कोमल हो जाती है, और जब रात में 12-1 बजे कैब करके पब से घर आने की बात होती है तो वो इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी, स्वतंत्र लड़की हो जाती है। तो ये तो परिपेक्ष की बात है। तो मैं समझती हूँ कि आज की हमारी ये परिचर्चा आप लोगों तक पहुंची होगी, जो हम कहना चाहते थे वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। और ज्यादा कोई टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, सिर्फ कर्तव्य और अधिकार एक साथ रखिए और संस्कार दीजिए बचपन से। जहां हम चूक गए हैं कोई बात नहीं, रिपेयर तो हमेशा चलता रहेगा। तो आशा के साथ कि अब अगले जो हमारा सेशन हम लेंगे, और किसी बात से अगर कोई आहत हुआ हो, किसी की परी मन आहत हुआ हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के परिचर्चाएं इस तरह की होनी चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हम कहीं अगर छोटी सी कोई गलती कर रहे हैं उससे एक परिवार टूट रहा है। मैं शोभा जी को बुलाना चाहूंगी कि वो धन्यवाद दे। सभी को जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली में आज पापा की परी में बहुत ही बड़ी अच्छी चर्चा हुई है और प्रश्न भी बहुत अच्छे थे अनुराधा जी, और उसके आंसर भी बहुत अच्छे थे। और सभी जो नए लोग जुड़े हैं उन्हीं को सभी को धन्यवाद। और हमारे जयश्री जी, शिव प्रसाद जी, सभी को धन्यवाद। जो नए मेंबर जुड़े उन सभी को धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है, सभी को धन्यवाद। हाँ, मैं सभा से ये कहना चाह रही थी कि ये तो हमने सिर्फ टॉपिक को छुआ है और ये यहाँ खत्म नहीं होता है। आप अभी भी और विचार का मंथन कीजिए, इस पे सोचिए और अपने अपने परिवार में, अपने सर्कल्स में डिस्कस कीजिए। इस परिचर्चा को और बढ़ाइए, तभी कुछ चेंज आएंगे। अगर हमने यहाँ सुना और यहाँ छोड़ दिया तो फिर बात बनेगी नहीं।
इसमें और आपको अगर किसी को भी लगता है कि किसी विषय को इस मंच से छुआ जाना आवश्यक है, तो जरूर हम में से बहुतों के नंबर आपके पास होंगे, तो प्लीज जरूर हमें बताएं, तो हम उस विषय को लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि ये आप ही का मंच है, आप ही के द्वारा है, आप ही के समक्ष है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मतलब अब आपके सवालों के जवाब का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन मेरा सवाल तो अब ये है कि हम एक एज को क्रॉस कर चुके हैं और एक जनरेशन जो निकल चुकी है अभी बाहर, जिसकी वजह से जो इतने डिस्कशंस हो रहे हैं, इतना मतलब माहौल ऐसा हो रहा है कि कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। अब उस जनरेशन के लिए जो अपने आप को बाहर निकल के एक्सपोज करके इतनी चीजें अपने आप सीख चुके हैं, या एक होड़ में शामिल होके वो इतनी चीजें सीख चुके हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? उनके बच्चों को तो हम कर लेंगे कि चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं कि आज हमारे बच्चे, बेटियां, बहू, ये लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनके बच्चों को हम जो चीज सही नहीं लग रही वो सिखा सकते हैं कि हम उस चीज में सुधार कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को, पेरेंट्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो वो भी एक प्रॉब्लम है इस समय। तो ये मेरे मन में सवाल उठ रहा है। लास्ट टाइम कल्पना जी आई थी, उनका एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो ठीक है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि काफी कुछ एडजस्टमेंट हुए थे। कम से कम हमारी कोशिश करते हैं कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, पोते पोतियां जो है, उनको हम अगर आज से ग्रूम करना शुरू करें, तो हो सकता है कि हम जो है ये रिकवरी बहुत जल्दी कर पाए। इसका एक बहुत ही, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी आसान सा हल है, लेकिन हाँ हल है, और हल है बातचीत। जी, हल बातचीत है। बातचीत जो कम्युनिकेशन होता है, जो इस तरह की जो हम आज ये परिचर्चा आज कर रहे हैं, आज हमारे बीच में 88 लोग जुड़े थे, ये 88 लोग नहीं थे, ये 88 परिवार और विचारधारा जुड़ी है ना। तो जब इस तरह का डिस्कशन हम अपने परिवार में करते हैं, तो परिवार, और आपको मैं बताऊं, ये जो बीच वाली पीढ़ी का इशू है ना, ये बीच वाली पीढ़ी का इशू नहीं है, ये पहली वाली पीढ़ी का इशू। उन्होंने बात करना बंद किया, इसके लिए बीच वाली पीढ़ी ऐसी हुई, और तीसरी पीढ़ी को हम संभाल रहे हैं। कम्युनिकेशन रखिए, बात रखिए, संवाद रखिए, बातचीत करिए। हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो जरूर होगा, क्योंकि उससे अधिक हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वही खराब हो चुकी है फसल, जो खराब हो गई है, मैं खराब नहीं बोलूंगी, बट एक जरूर है कि ये जो परेशानी है वो इसी पीढ़ी से, हमारी पीढ़ी से ही आ रही है, मेरी पीढ़ी से ही आ रही है। बात करिए, बात करेंगे, कहीं ना कहीं संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो चीजें जरूर बदलेंगी। हाँ, तो उसके लिए हर पीढ़ी चाहती है कि आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी हो। जी जी जी, तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी एक सजेशन ऐड करना चाह रही हूँ। हाँ जी, नहीं, जब वो पीढ़ी देखेगी कि इसका आउटकम उनके सामने है, तो डेफिनेटली वो लोग भी एक सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और वो पीढ़ी हमेशा बेस्ट ही चाहते हैं, तो जरूर काम करेंगे। हाँ जी, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह अगर हम उस जनरेशन के साथ उतना टाइम स्पेंड करेंगे जो शायद हमने गलती से उन बच्चों के साथ नहीं किया, या वो बाहर निकल के अपने आप पूरे परिवेश को देखकर सीखे हैं, तो अगर हम करेंगे तो शायद सुधार हो सकता है, और वो सुधार तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो परिचर्चा कायम रखिए इस मन से, इस परिवार से, अपने परिवार से, और अधिक से अधिक लोगों को हमारी परिचर्चा से जोड़िए, क्योंकि अकेले हम अगर सुधर भी गए ना तो कुछ नहीं होगा, हमारे आसपास के लोगों को भी वैसा ही माहौल में आना पड़ेगा। तो उसका एक बहुत आसान सा हल है कि फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली की इस तरह की सभाओं में, इस तरह की परिचर्चाओं में जो लिंक आप तक आता है, उस लिंक को आगे बढ़ाएंगे। जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, उतनी विचारधारा से जुड़ेंगे, और कब कहाँ क्या क्लिक कर जाए वो हम नहीं जानते। आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, तो दोनों को घर का काम भी मिल करके करना चाहिए। यदि हस्बैंड वाइफ का हेल्प कर रहे हैं तो उसको बीवी का गुलाम नहीं बोलना चाहिए। रेखा जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये चीज हो भी रही है, यही तो प्रॉब्लम है कि ये हो रहा है, उसका उल्टा नहीं हो रहा है। एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार में। जी, बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही हम आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।